और इस क्रम में हमारे बीच पहाड़ से ही, सिक्किम से ही कोई ठंड लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ का मौसम है कि धीरे धीरे गर्म हो रहा है। डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और बहुत अच्छे चिंतक हैं, साहित्यकार हैं और समाज के तमाम विसंगतियों को बहुत अंदर से महसूस करते हैं और उनकी यह पीड़ा उनके शब्दों के साथ दिखाई देती है। पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर प्रदीप। आज की सम्मानित रचनाकार प्रभा मजुमदार जी, आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह जी, रामकिशोर मेहता जी, भिकी प्रसाद जी और आपका तिस्ता हिमालय पत्रिका के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी, श्रीमती रंजू जी, बहुत सारे चेहरे जो इस सभागार में परिचित हैं और मुझे लगता है कि सर के बेटे देवव्रत को छोड़कर सबसे कम उम्र का इस सभागार में मैं ही हूँ। आदित्य भैया ने इस बात की तरफ संकेत किया था कि उनसे छोटा मैं हूँ, तो मैं इसमें केवल देवव्रत मुझसे छोटे हैं और मैं उनसे बड़ा हूँ। यहाँ आने का दरअसल इस कार्यक्रम के साथ साथ दो लोग और थे और एक बोनस। पहला ये कि आदरणीय ओम प्रकाश पांडे सर से मुलाकात, आदित्य भैया से मुलाकात, और बोनस इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इस कार्यक्रम में दिल खड़का सीरी जी भी आएंगे, वह मेरे लिए बोनस है। और मुख्य उपस्थिति तो इस कार्यक्रम के लिए और हमारी सम्मानित रचनाकार के लिए तो है ही। सबसे पहले मैं प्रभा मजुमदार जी को ही हार्दिक बधाई देना चाहूँगा अमरावती सृजन सम्मान 2024 के लिए। करण जैन जी अपने संचालन में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि जब हम किसी रचनाकार का सम्मान करते हैं तो वह केवल रचनाकार का सम्मान नहीं होता है, बल्कि समाज का होता है और पूरे साहित्य वर्ग का होता है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब हम किसी बड़े रचनाकार का सम्मान कर रहे होते हैं तो रचनाकार का, साहित्य का, समाज का सम्मान तो है ही, जो संस्था सम्मानित कर रही है यह उसके लिए गौरव और उसके लिए सम्मान की बात है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर आरपी सिंह साहब और उनकी पूरी टीम का मतलब आप महसूस कर रहे होंगे कि एक परिवार जो पूरी तरह से साहित्य के लिए समर्पित है। जब प्रभा मजुमदार जी धनराशि को भेंट करने के लिए उन्होंने घोषणा की तो बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर आरपी सिंह साहब के चेहरे को देखा होगा। वह बिल्कुल इतने भावुक हो गए थे कि लग रहा था कि अब रो देंगे। सोचिए कि एक परिवार साहित्य के लिए कितना समर्पित है। 17 वर्ष की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है और हम लोग तो केवल 17 वर्षों की यात्रा जोड़ रहे हैं। जब आप डॉक्टर आरपी सिंह जी की यात्रा देखेंगे पत्रकारिता की तो वह 5 दशकों की यात्रा है। उन यात्राओं को भी इसमें शामिल करके हमें देखना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका इतिहास, भूगोल अभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, चूंकि मुझे भी बात इस पत्रिका को केंद्र में रख करके और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में करनी है। लगभग आप सब लोगों ने इस पत्रिका के आवरण पृष्ठ को देख लिया होगा और इस तस्वीर, यह वह तस्वीर है जो हमारी धड़कनों में इस तरह से कौंध गई है कि हमारे मन में इसको देखने के बाद आक्रोश के अलावा कुछ भी नहीं होता है। यह आवरण पृष्ठ मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब पत्रिकाओं के विशेष अंक निकलते हैं तो जिस रचनाकार पर केंद्रित वह अंक होता है उसकी बड़ी सी तस्वीर आवरण पृष्ठ पर आपको नजर आएगी।
लेकिन मैं बहुत ही सराहना करता हूं डॉक्टर आरपी सिंह साहब का, उनके संपादकीय विवेक का, उनकी संवेदनशीलता का, कि जिन्होंने रचनाकार पर विशेषांक लगभग पूरा उन्हीं पर केंद्रित है, प्रभाती पर केंद्रित है, बावजूद इसके उन्होंने ऐसी तस्वीर दी है जो हमारे दिलो दिमाग में निरंतर कौंध रही है। यह एक बड़ा संपादक और यह एक संवेदनशील संपादक की समझ से ही यह कार्य संभव हो सकता है। इसके अलावा मैंने कल आरपी सिंह साहब से एक निवेदन किया था, आदित्य भैया, फोन करके निवेदन किया था कि मेरा वक्तव्य आपसे पहले रखा जाए। और आप सब ने महसूस किया होगा जब वो बोलते हैं तो कुछ बचता नहीं है, या तो मैं दोहराऊंगा या तो उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके रख दूंगा। तो 2009 से जब यह पत्रिका शुरू हुई और उन्होंने लघु पत्रिका आंदोलन को लेकर के बहुत गंभीर बात कही है, मैं पृष्ठपोषण से बचना चाहूंगा, लेकिन जो 17 वर्ष की यात्रा है, इस पत्रिका की जो यात्रा है और इस पत्रिका का जो नाम है आपका तीस्ता हिमालय, मैं आदित्य विक्रम सिंह जी की सभी बातों को शामिल करते हुए इस पत्रिका के नामकरण के संदर्भ में और उसकी गतिकी के संदर्भ में यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस पत्रिका का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। इस पत्रिका में तीस्ता नदी जैसा प्रवाह है और हिमालय जैसी ऊंचाई है। आपका तीस्ता हिमालय जैसी ऊंचाई है और तीस्ता जैसा प्रवाह है, तभी यह पत्रिका इतने लंबे वर्षों की यात्रा तय कर पाई है अनवरत रूप से। पांडे सर यहाँ बैठे हुए हैं, वह जानते हैं पूरे सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, डुवर्स, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के परिदृश्य को वह जानते हैं बखूबी। वह खुद नया परिदृश्य और कई पत्रिकाओं से निरंतर संघर्ष करते रहे हैं, निकालते रहे हैं। वह उसकी नियमितता को बखूबी समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं। मैं कहता हूं कि इस दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जो पत्रिका निकालता है। तो यह जो निरंतरता है और खास करके ऐसा क्षेत्र सिलीगुड़ी, यहाँ इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए कि आपका तीस्ता हिमालय के बाद साहित्य की किस पत्रिका का आप नाम लेना चाहेंगे? अगर आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो आपको एक लंबा अंतराल, एक लंबी रिक्तता, एक शून्यता का बोध होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस दृष्टि से यह पत्रिका इस पूरे क्षेत्र की रिक्तता को, रचनात्मक मौजूदगी को और खास करके युवा रचनाकारों के लिए एक मंच के रूप में, एक अवसर के रूप में यह काम करती है। उसकी भरपाई करने की पत्रिका यह लगातार कोशिश कर रही है। पत्रिका के इतिहास को अगर आप उठा करके देखें, आदित्य विक्रम सिंह जी बता रहे थे कि उन्होंने इसके पीछे के 40-50 अंक देखे। मैंने उतने अंक तो नहीं देखे, लेकिन उस यात्रा से मैं जरूर परिचित हूं। अगर आप पत्रिका की विषय वस्तु को देखेंगे तो डॉक्टर आरपी सिंह जी के नेतृत्व में यह पत्रिका निरंतर अपने समय से संवाद करती हुई नजर दिखेगी आपको। यह पत्रिका समसामयिक मुद्दों को लेकर के निरंतर हस्तक्षेप करती हुई दिखेगी। जब वो स्वागत वक्तव्य में इस बात पर जोर दे रहे थे कि सवाल करना कितना कठिन है, तो इसके इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे तो लगातार यह पत्रिका सवालों से मुठभेड़ करती है।
अपने समय से जूझती है, पहाड़ की कठिनाइयों से जूझती है। ये सारे प्रश्न आपको इस पत्रिका में दिखाई देंगे और इन अर्थों में मैं इस पत्रिका को एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में देखता हूँ। इन अर्थों में मैं इस पत्रिका को केवल एक लघु पत्रिका के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि इसे एक साहित्यिक अभियान और सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखता हूँ। इस पत्रिका का मूल्यांकन मुझे लगता है कि इस रूप में होना चाहिए। और जब हम समय के सवालों की बात कर रहे थे, तो आप देखिए इस बात को कि गोरखालैंड आंदोलन, तमाम विशेषांक इस पत्रिका के आए। जब 170-172 अंकों की बात हो रही है तो आप अंदाजा लगाइए। कुछ विशेषांकों का अगर समय मिलेगा तो मैं उल्लेख करूंगा, लेकिन एक आध दो पर बात ठहर कर होनी चाहिए। जैसे कि गोरखा आंदोलन पर केंद्रित विशेषांक आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका, उस दौर में जब वो आंदोलन चल रहा था या जिस वस्तु स्थिति में आज वह आंदोलन है, जिस समय लोगों के सामने चुप्पी के अलावा कुछ भी नहीं था, लोग बोलने से कतराते थे, बोलने से डरते थे, उस समय इस पत्रिका के संपादक ने बोलने का जोखिम उठाया। इसमें वो सारी चीजें दर्ज हैं। अगर आपको पत्रिका का अंक मिले तो आप देखिए, इसमें वो सारी चीजें दर्ज हैं जिसको आज भी आप खोल करके नहीं बोल सकते हैं। पत्रिका के अंक को आपको देखना चाहिए। इस दृष्टि से भी यह पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रिका की एक खुसूसियत और मुझे नजर आती है, वह यह कि बहुत कम पत्रिकाओं में ऐसा देखने को मिलता है, वह यह कि पत्रिकाएं हमेशा रचनाकार को महत्व देती हैं। जो लोग संपादक होंगे इस चीज को जानते होंगे। बहुत कम ऐसी पत्रिकाएं हैं जो रचना को महत्व देती है। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं या अखबार निकालते हैं तो किसका लेख प्रकाशित करना चाहते हैं? क्या किसी विद्यार्थी का, क्या किसी जो सोशल एक्टिविस्ट है उसका, या उसका जो सरकार से सवाल करता है या जो अपने समय से जूझता है? तो आपको नजर आएगा कि शायद ये सब हम में से बहुत कम लोग करते हैं। इस पत्रिका ने वह काम किया। इसमें इस पत्रिका ने लेखकों की एक नई पीढ़ी तैयार की, युवा रचनाकारों को एक बड़ा मंच देने का कार्य किया और अपने समय और समाज के समकालीन और समसामयिक मुद्दों से निरंतर टकराने की कोशिश की है इस पत्रिका ने। जब हम रिक्तता की बात कर रहे थे तो जब हम सिलीगुड़ी में खड़े होकर के इस बात का उल्लेख कर रहे हैं, तो हमें दार्जिलिंग, सिक्किम के अलावा जो पूर्वोत्तर भारत के शेष और भी 7 राज्य हैं सिक्किम को छोड़ करके, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। वह पूरा क्षेत्र, पूरा फलक भी साहित्यिक पत्रकारिता की दृष्टि से लगभग शून्यता की स्थिति में है। 2-4 पत्रिकाएं हैं, हम सब जानते हैं। समन्वय पूर्वोत्तर जैसी पत्रिकाओं ने काम किया, वो सरकारी पत्रिकाएं हैं। कुछ व्यक्तिगत पत्रिकाएं भी निकली, बंद हो गई। लेकिन आप उठा करके देखिए तो आपको लगभग निराशा ही नजर आएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पत्रिका ने पूर्वोत्तर को तो उस रूप में नहीं छुआ है। इस बात का मैं बहुत जोर देकर के समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जो पूर्वोत्तर भारत के जेन्युइन सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सवालों से उग्रवाद, आतंकवाद या जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो चीजें दिखती हैं, वो सारे सवाल आपको यत्र तत्र इस पत्रिका में दिखाई देंगे। और जिसे अब तक हम यह कहते रहे हैं कि हाशिए का समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, खास करके पूर्वोत्तर भारत ही पूरा जनजाति बाहुल्य समाज है, जिसे तथाकथित वर्ग हाशिए का समाज कहता है। लेकिन इन लघु पत्रिकाओं ने सबसे बड़ा काम यह किया
कि इस समाज को, जिसे हम हाशिए का समाज कहते हैं, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से भी आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब का, जैसे लोग कह रहे थे कि 17 वर्षों का अनुभव है पत्रकारिता का, उसके पीछे के इतिहास को समझना चाहिए। मैं उसे 17 वर्ष नहीं बल्कि 5 दशकों की यात्रा लगभग कहूँगा, क्योंकि 1979 में जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो सबसे पहले, जो वरिष्ठ लोग हैं इस बात को जानते होंगे, संपादन किया और यह 8 पृष्ठों का साप्ताहिक पत्र जैसा निकलता था। उसके बाद जो अगली यात्रा डॉक्टर साहब की रही है वो 1993 में उत्तर पूर्वांचल नाम से उन्होंने अखबार के फॉर्म में और पत्रिका के फॉर्म में, बेसिकली वो पत्रिका का ही फॉर्म था लेकिन कभी कभी अखबार के रूप में भी वो चीज़ें निकलती थी, 13 वर्षों तक उसका संपादन किया और उसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विशेषांक, जिसमें राहुल संकीर्तन प्रेमचंद से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है, उसको गिनाना नहीं चाहूँगा। उसके बाद जो इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट कार्य है वह यह कि 2006 में दैनिक जागरण के संपादकीय या संस्थापक या जो शुरुआत हो रही थी उसका नेतृत्व डॉक्टर आरपी सिंह जी ने किया और दैनिक जागरण जैसे महत्वपूर्ण अखबार को इस क्षेत्र में विस्तार देने का कार्य किया। हालांकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने उसमें कार्य नहीं किया है, फिर भी किसी चीज़ की स्थापना और शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन अर्थों में हम उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा जनपद समाचार सीसीएन से भी वो जुड़े रहे और वर्ष 2009 में वो तीस्ता हिमालय पत्रिका शुरू करते हैं और उसके बाद से लेकर के अब तक कुछ विशेषांकों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें सत्यभामा आर्यन, शिवमूर्ति, मूलचंद गौतम, जयचंद चक्रवर्ती, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन पर विशेषांक निकाला है सिंह साहब ने, ओम प्रकाश पांडे जी, राम प्रकाश मेहता, और जो बड़े नाम हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे नाम हैं, सोचिए कि 172 अंक हैं तो कितने विशेषांक होंगे, वो जितना मुझे समय मिला है उतने में तो गिना नहीं पाऊंगा। तो इस दृष्टि से, और यहाँ एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो सिक्किम या पर्वतीय या पहाड़ों से आए हुए हमारे साथी हैं, उनमें से प्रभा मजुमदार जी जैसे लोगों को कितने लोग जानते रहे होंगे। कहने का आशय यह है कि अलक्षित रचनाकारों को, जिनका अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य है, विशिष्ट योगदान है, उन रचनाकारों को चुन चुन करके आपका तीस्ता हिमालय जैसी पत्रिका ने विशेष अंक निकाले। मुझे लगता है कि इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। कहाँ गुजरात, कहाँ उड़ीसा, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ सत्यभामा, ये सोचने वाली बात है। और कहाँ सिलीगुड़ी में बैठा कोई व्यक्ति उन रचनाकारों को खोज रहा है जिनका साहित्य में जबरदस्त हस्तक्षेप है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है। तो इस दृष्टि से अगर मैं इन सारी बातों को, अपनी पूर्ववर्ती बातों को शामिल करते हुए कहूँ, जो डॉक्टर साहब की यात्रा है, सिंह साहब की जो यात्रा है, इस तरह के कार्य संस्थान ही करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है जो काम उन्होंने किया है। तो बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तित्व अपनी संस्था से, अपने व्यक्तित्व से भी ऊपर होते हैं, वो अपने आप में संस्था होते हैं। आदित्य भैया जानते हैं कि सिक्किम में भी 1-2 नाम ऐसे हैं, सुभाष जी जैसे लोग, जो कोई संस्था से संबद्ध नहीं है लेकिन वो संस्था से ऊपर है, संस्था से भी बड़े हैं। तो इस तरह का काम कहीं न कहीं हमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का दिखाई देता है। अगर समय हो जाएगा संकेत कर दीजिएगा सर, क्योंकि हम लोग तो अध्यापक हैं, 1 घंटे तो बोलते ही हैं, क्लास में भी खड़े होते हैं तो 1 घंटे बोलते हैं। यहाँ समय 20 मिनट का मिला है तो मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा है, बातें बहुत हैं। जब आप संकेत करेंगे वहीं मैं विराम दे दूंगा। देखिए, पत्रिकाओं का संकट, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी एक लेख छपा है लघु पत्रिका आंदोलन पर, बहुत महत्वपूर्ण लेख है। जब आपके पास ये पत्रिका जाएगी तो वो पढ़ा जाना चाहिए लेख। जिन चुनौतियों की ओर
आदित्य जी संकेत कर रहे थे, वो सारी चुनौतियां 2 पृष्ठों में दर्ज हैं। वह बिल्कुल पठनीय लेख है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिन संकटों की बात हो रही थी कि हम पत्रिकाओं को भेजते हैं तो इतना रुपया लग जाता है, पत्रिका का मूल्य 20 रुपया 40 रुपया है, बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को उठा करके देखिए, अगर हम साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को उठा करके देखें, बहुत नामचीन पत्रिकाएं, अलाव जैसी पत्रिकाएं, लम्ही जैसी पत्रिकाएं या दूसरी अन्य पत्रिकाएं आर्थिक कारणों से बंद हो गई या बंद होने के कगार पर है। बहुत सारी पत्रिकाएं तो ऑनलाइन हो गई, लम्ही का आपको प्रिंट के रूप में संस्करण मिलेगा ही नहीं। अलाव जैसी पत्रिका बंद हो गई। पहल किन कारणों से बंद हुई वो बहुत ही, हाँ वो तो सब जाहिर सी बात है। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं रही, बहुत सारे ऐसे संपादक हुए जिन्होंने इस घोषणा के साथ पत्रिका बंद कर दी, क्योंकि उनका एक स्तर था। उन लोगों ने बाकायदा घोषणा की कि अगर हम पत्रिका आगे निकालेंगे तो शायद इसका स्तर गिर सकता है। कल्पना पत्रिका को आप देखिए कि बद्री विशाल पित्ती इस घोषणा के साथ पत्रिका को बंद कर देते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब तक जो कल्पना पत्रिका ने काम किया है वो अच्छा भी उसकी धूमिल ना हो। इस तरह की चीजें रही हैं। खैर विस्तार में नहीं जाऊंगा। 1-2 और महत्वपूर्ण कार्य जो आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका का रहा है, खास करके जब हम साहित्य के संदर्भों की बात करते हैं तो हमें आलोचना की बात करनी चाहिए। इस अंक में भी 4-5 आलेख, आलोचनात्मक आलेख प्रकाशित हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लंबी कालावधि में जब इतने आलोचनात्मक लेख छपे तो इससे यह ध्वनित होता है कि कहीं न कहीं इस पत्रिका ने हिंदी आलोचना की भी एक जमीन तैयार की है, एक डिस्कोर्स खड़ा किया है, एक विमर्श खड़ा किया है। इसको इस रूप में देखना चाहिए। मैनेजर पांडे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि जब तक आप स्थानीय नहीं होंगे तब तक वैश्विक नहीं हो सकते। मैनेजर पांडे कहते हैं कि जब तक आप स्थानीय नहीं होंगे तब तक आप वैश्विक नहीं हो सकते। और इस पत्रिका को जब आप पूरे इतिहास भूगोल को उलट पलट करके देखेंगे तो इस पत्रिका में आपको वैश्विकता में स्थानीयता और स्थानीयता में वैश्विकता दिखाई देगी। इस दृष्टि से भी आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर के काफी महत्वपूर्ण कार्य रहा है। आदित्य भैया ने संकेत किया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक और जरूर महत्वपूर्ण बात है, उसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा कि जो साहित्य की पत्रिकाएं होती हैं वह राजनीतिक चीजों से बचती है या वो सरकार से सवाल उठाने से बचती है या उन हस्तक्षेपों से बचती है जिनको उनसे नुकसान हो सकता है। लेकिन आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका के साथ मामला कुछ अलग है। वह सवाल आपने डॉक्टर साहब के स्वागत वक्तव्य में सुना होगा कि सवाल उठाना कितना कठिन है। लगातार राजनीति के प्रश्न, जैसे प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, उन अर्थों के साथ इस बात को देखिए कि कैसे यह पत्रिका साहित्य के साथ साथ राजनीतिक चेतना के साथ विकसित हुई। वह राजनीति को छोड़ती नहीं है, वह प्रेमचंद को भूलते नहीं है, वह प्रेमचंद को साथ साथ लेकर के चलते हैं। और यही कारण है कि जब आप इस अंक को उठा करके देखेंगे तो इसमें केवल पहलगाम पर लेख नहीं मिलेगा, केवल प्रभा जी नहीं लिखेंगे। इसमें जो बिल पास हुआ है अभी हाल में, उस बिल पर भी विस्तार से चर्चा है। इस दृष्टि से इस पत्रिका ने राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया है। इसके कुछ कॉलम हैं, उस कॉलम पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब हम बिल और पहलगाम हमले की बात करते हैं और अन्य इस तरह के सवालों की बात करते हैं तो उसमें इस दृष्टि से मैं इस पत्रिका को एक जनवादी और प्रगतिशील पत्रिका के रूप में देखता हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल और इस तरह के हस्तक्षेप बहुत कम पत्रिकाओं में दिखाई देते हैं। इस पत्रिका के अंतर्गत बहुत सारे कॉलम हैं, उस कॉलम पर बात नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब की कहानी भी है जो मनुष्यता की पक्षधरता के साथ खड़ी नजर आती है। उसमें
सवालों के साथ बेचैनी है, आक्रोश है, दर्द है, छटपटाहट है, लेकिन केंद्र में मनुष्यता को, आदमियत को बचाने की एक जद्दोजहद है। इससे ज़्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है, और अपने अंतिम हिस्से में रचनाकार पर कुछ बातें जरूर मैं कहना चाहूँगा। कई कविताएं हमने नोट्स में लिए थे, लेकिन उसके विस्तार में न जा करके मुझे जो बात अच्छी लगी प्रभा मजुमदार जी की इस पत्रिका से बाहर उनके वक्तव्य में, वह यह कि उन्होंने कहा कि लेखन एक चुनौती है और लेखन एक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इन दोनों शब्दों के आधार पर अगर हम देखें तो प्रभा मजुमदार जी का मूल्यांकन अपने आप में पूर्ण है कि वह समय के सवालों से टकराती हैं, मनुष्यता की बात करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करती हैं, और तमाम चुनौतियों के बीच वह उस लेखन को जिम्मेदारी मानती है। अगर लेखन अपने समक्ष चुनौतियों को जिम्मेदारी मानता है तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इस दृष्टि से प्रभा मजुमदार जी का लेखन बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उल्लेखनीय है। जैसा कि मैडम तारावती जी ने एक बात की तरफ संकेत किया था, मैं वहाँ पर कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। सहमति असहमति का मामला नहीं है, लेकिन कुछ बात उसमें जोड़ दी जानी चाहिए। दरअसल मैं यह मानता हूँ कि जहाँ मनुष्य है और जहाँ जीवन है वही कविता है। ये नहीं कि यहाँ पेट्रोल है तो कविता कैसे होगी और यहाँ अधिवक्ता है तो कविता कैसे होगी, या ये इंजीनियर है तो कविता कैसे होगी। इसको इन अर्थों में जोड़ रहा हूँ, कोई आलोचनात्मक टिप्पणी मेरी नहीं है, केवल जोड़ रहा हूँ कि जहाँ मनुष्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 में जो उनका निबंध है उसमें इस बात का वो उल्लेख करते हैं, और उसका अर्थ यही है, शब्दशः मैं वाक्यांश नहीं ले रहा हूँ, कि जहाँ जहाँ मनुष्यता है, जहाँ जहाँ मनुष्य हैं, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ जीवन है, वहाँ वहाँ कविता है। मैं और क्या कह रही थी, मैं भी तो यही कह रही थी। मैंने उसी में जोड़ा है। तो और हिंदी में भी हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब हिंदी वालों से ज़्यादा हिंदी को समृद्ध करने में, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में दूसरे अनुशासन के लोगों का योगदान रहा है। अरुण कंवल जी अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, नरेश सक्सेना जी, वागी शुक्ल जी गणित के व्यक्ति हैं। ऐसे ऐसे लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो बात छोड़ दीजिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी शब्दकोश का सबसे प्रामाणिक संकलन फादर कामिल बुल्के का माना जाता है। तो जिनकी रुचि है, जो करना चाहेंगे, उनके लिए हर बात संभव है। कुछ कविताएं, 2 कविताओं का उल्लेख बिना व्याख्या के करूंगा। प्रभा जी लिखती है एक जगह कि संवाद की आँच जरूरी है, हमारे बीच जमी बर्फ की चट्टानों को पिघलाने के लिए। एक कविता यह है, व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। दूसरी कविता की पंक्ति है जिसमें वो लगातार समकालीन मुद्दों से और प्रश्नों से जूझती हैं। वह लिखती है, बहुत छोटी सी बात है, वो युद्ध की चर्चा अपने वक्तव्य में कर रही थी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, युद्ध की बात वो कर रही हैं। और कई कविताएं युद्ध और विभाजन पर केंद्रित है संकलनों की। जिन लोगों ने पत्रिका को पढ़ा होगा या पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को। वह लिखते हैं कि जमीन पर खिंची एक विभाजक रेखा का नाम नहीं है सीमा। कितनी छोटी पंक्ति है कि जमीन पर खिंची एक विभाजक रेखा का नाम नहीं है सीमा। समय कम है, किसी भी तरह की व्याख्या से बचना चाहता हूँ। अंतिम बात, एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सब लोग उस कहानी से परिचित होंगे। एक बार एक जंगल में आग लग गई और सभी जंगल के सभी जानवर भागने लगे। उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी, वह नहीं भाग रही थी। तो लोगों ने उसको बहुत समझाया बुझाया कि जंगल में इतनी भयानक आग लग गई है, तुम भी भाग चलो, नहीं तो जल करके मर जाओगी।
फिर भी वो नहीं मानती है। वो करती क्या है कि अपने चोंच में नदी से पानी लेती है और ला करके उस आग पर छिड़कती है। पानी लाती है, छिड़कती है, उसको यह नहीं पता कि उससे आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी। फिर भी उसके साथ के लोग, पक्षी, जानवर, सभी लोग उसको बार बार यही सलाह देते हैं कि तुम भी यहाँ से भाग चलो, नहीं तो जल करके मर जाओ। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। वो कहती है कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम लोगों का नाम भागने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो लघु पत्रिकाएं ऐसा ही काम कर रही हैं। डॉक्टर आरती सिंह जी ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा, लघु पत्रिकाओं का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें आरती सिंह जैसे लोगों का नाम, ओम प्रकाश पांडे जी जैसे लोगों का नाम कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।